हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। टुडे वी आर इन चैप्टर 20 एक्सरसाइज। तो आज हम लोग इसमें इस वीडियो पे जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं क्वेश्चन आंसर उसको एक्सप्लेनेशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फॉग, फॉग मीन्स कोहरा, जो एक घना सा धुंध की तरह होता है, धुएं की तरह होता है, जो ठंड के दिनों में हमको दिखाई देता है। केन यानी ज्ञान का दायरा, रेंज ऑफ नॉलेज या फिर आपके देखने की क्षमता। मेड ब्लाइंड यानी विचारहीन कर देना। उसके बाद आता है क्लचेस यानी पकड़ लेना, ग्रैब कर लेना। ठीक। उसके बाद लॉस्ट ऑफ जजमेंट यानी निर्णय खो देना, नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। ग्रैब्ड मतलब खटखटाना या फिर ठोकर मारना, हल्का फुल्का, हिट लाइटली। एंड लेड, लेड मतलब धातु होता है यहाँ पे। और लीड, इसको लीड भी पढ़ते हैं। जब लीड पढ़ेंगे तो ये नेतृत्व को शो करता है। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसमें आके जुड़ सकें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पे आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर पाएंगे, चाहे क्लास 8 का हो या क्लास 5 का। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे व्हाट डज आई रिफ़र टू इन द पोएम। आई किसको रिफ़र कर रहा है पोएम में? तो यहाँ पे आई जो है पोएट अपने आप को बोल रहे हैं। आई इन द पोएम आई रिफ़र टू द पोएट अ हेल्दी और द नॉर्मल बीइंग। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को जो काफ़ी हेल्दी और नॉर्मल है, उनको भी यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट किया गया है। हाउ डज अ पोएट आइज लुक लाइक इन द फॉग। फॉग में आइज जो होती हैं पोएट की, वो कैसे दिखाई देती हैं? सो इट्स लुक लाइक अ बॉल ऑफ बर्निंग lead. The third question is that why did the poet lose his judgment and why? So answer should be the poet lost his judgment of the understanding the distance and the space because the fog become more dark. बहुत ज़्यादा डार्क होने के कारण वो जो है डिस्टेंस और स्पेस को रिकोगनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो जजमेंट जो है, निर्णय लेने की क्षमता, वो खो दी है। फोर्थ देखते हैं, हु वॉज द मैन हु पास्ड द बाय द पोएट। कौन जो है आदमी जो है पोएट के बगल से गुजरता है? तो ही इज़ द ब्लाइंड मैन। द मैन हु पास्ड बाय द पोएट वॉज ब्लाइंड मैन। हाउ डिड द पोएट रीच होम। जो पोएट हैं अपने घर कैसे पहुंचते हैं? द पोएट जस्ट फॉलो द ब्लाइंड मैन एंड ही टुक देम इनटू हिज होम। Which word describe, it's indicate to us that the second man was blind. So there are some symptoms that the second man took a cane in his hand and wore dark black glasses, and while moving wrapped the stone in his path. This indicate that the second man was blind. यानी उसके हाथ में एक छड़ी थी, काले गहरे रंग का उसने चश्मा पहना हुआ था और चलते हुए छड़ी को ठकठकाते हुए आगे बढ़ता है। तो ये इंडिकेट करता है कि वो अंधा व्यक्ति था। वॉट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस लेसन। यहाँ से क्या मैसेज आपको मिलता है इस लेसन से? सो वी गेट मैसेज फ्रॉम दिस पोएम, सम टाइम अ ब्लाइंड मैन वीक पर्सन मे मच बेटर देन अ नॉर्मल मैन, सो ही मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर बिकॉज नो वन इज़ कम्प्लीट एंड परफेक्ट। तो यहाँ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई भी कंप्लीट नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक परफेक्ट आदमी भी जो है डिसेबल्ड आदमी से कहीं ज़्यादा वीक हो जाता है, और जो है वीक आदमी कहीं ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। तो वो कंडीशंस होते हैं ऐसे ऐसे जो उसको पावरफुल बना सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला देखते हैं, द मैन वॉज एबल टू सी द एवरीथिंग इन द फॉग। फॉग में क्या सब कुछ देख सकता था? सो इट्स अ फॉल्स, नहीं। इन द फॉग हिज आइज लुक लाइक अ बर्निंग लेड, यस इट्स अ ट्रू। ही इज imagines that the lamps light and the car are heavenly stars, तो इट्स ट्रू। उसको जो है जो तारे और चांद सितारे की तरह वो लाइट जो है दिखाई दे रहे थे। द ब्लाइंड मैन हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड, इट्स अ फॉल्स, क्योंकि उसने रोड क्रॉस नहीं करा, उसको सीधे घर तक ले जाने में उसकी जो है मदद की पूरी तरह से। द पोएट रीच्ड हिज होम सेफली, क्या पोएट जो है अपने घर सही सलामत पहुंच गया? तो इट्स ट्रू, हाँ पहुंच गया था। सी में आते हैं। तो इसमें हमको सिंपल सा सीक्वेंस जमाना है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, बट ये सीक्वेंस में नहीं है। तो इन ब्रैकेट में हमको क्या करना है, उसको सीक्वेंस में डालना है। तो कौन पहले आएगा? कौन सा आएगा? थर्ड वाला। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एनीथिंग ड्यूरिंग द फॉग। ये कहाँ से हमको देखने से मिलेगा? जो स्टेंजर्स हमने पढ़े हैं, जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी हैं, 6 स्टेंजर दिए हुए हैं ना उसमें, तो उसमें से ये जो
लाइन्स हैं वो उसमें स्टैंजा में हमको मिलेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा फिफ्थ वाला, द पर्सन कंपेयर द हाइट विद द बर्निंग लैंड, एंड थर्ड वन इज दैट द मैन वॉज हेल्पलेस एंड वॉज नॉट एबल टू डिसाइड वेयर ही वॉज, एंड फोर्थ वन इज फोर्थ अगेन, ठीक है। तो चौथे नंबर पे आएगा ही इज इमेजिन द लाइट टू बी लाइक स्टार्च। स्टैंजर्स देखेंगे, ठीक है, पंक्तियाँ देखेंगे, वहाँ पे ये लाइंस हमको मिलती हैं। तो पहले पे कौन है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो उस तरीके से हमने यहाँ पे रैंक डिसाइड किया और पहले वाला जो है 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ब्रैकेट में इसको फिल करना है। अब आते हैं वैकेबुलरी पार्ट में। तो यहाँ पे एक मैच दिया हुआ है जहाँ लिखा हुआ है सिचुएशन, यानी कैसी कंडीशन होगी, ऐसी जगह कैसे कब बनता है जब हमको कफ यानी खांसी आती है। तो वो कंडीशन कहाँ पे हो सकता है, फॉग की कंडीशन में हो सकता है, डस्टी इन्वायरमेंट यानी बहुत बड़ा धूल से भरा हुआ इन्वायरमेंट हो, एलर्जी हो किसी चीज़ से, या ड्यू टू स्पाइस यानी बहुत सारे मसालों की वजह से, सम स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से, ठीक है, किसी की बहुत ज़्यादा ऐसी दुर्गंध होती है, या फिर कुछ चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशबू भी हमको छींक या खांसी ला सकती है। उसके बाद देखते हैं कोल्ड। कोल्ड यानी जब आपको सर्दी होती है उस समय पे, या फिर जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तब, जैसे निमोनिया और जो अभी चल रहा है कोरोना, इस तरीके के कंडीशन पे हमको खांसी हो सकती है। वोकैबुलरी में बी वाले पार्ट में आते हैं। तो 2 सीजन्स इन विच यू कैन सी द फॉग। कौन कौन से ऐसे 2 सीजन हैं जब हम लोग फॉग को देख सकते हैं, तो वो 2 सीजन हैं आपके विंटर और अर्ली स्प्रिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे देखते हैं। यहाँ पे हमको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। तो ये वर्ड्स हमको दिए हेड, प्लेस या कार। तो हम जब इसको पढ़ते हैं तो उसी तरीके के उसके उच्चारण होने चाहिए, जैसे हेड, लेड, फेड या मैड। इसी तरीके से आप और कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा याद आए तो लिख सकते हैं प्लेस, ब्लेस, स्पेस एंड टेरेस, ट्रेस, कार, वॉल, जार एंड फार। पढ़ने में क्या है, एक ही तरह से राइमिंग वर्ड्स की तरह लग रहे हैं ना, गाने की तरह, इसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ देखो कुछ हमको सेंटेंस दिए हैं जिसको हमको वर्ड दिए हैं जिसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन आइसोलेटली उसको नहीं करना है, अकेले अकेले नहीं करना है। उसके लिए हमको सिचुएशन उसके साथ में और ऐड करने हैं। जैसे रैप, ही कैन नॉट रैप द कवर इन हिज मोबाइल। वो अपने मोबाइल पे कवर रैप नहीं कर पाया क्योंकि ही वॉज इन हरी, वो बहुत जल्दी में था। कंडीशन मिल गई ना, है ना, वो जल्दी में था, वो कंडीशन है। लेड, टू मेक ड्राई सेल बैटरी ही रिक्वायर्ड सम लेड मटेरियल। सेल बनाना है उसको, ये कंडीशन हो गई, तो उसको क्या चाहिए, लेड चाहिए, है ना। वैसे ही जजमेंट, ड्यू टू द हैवी एंड ब्लैक फॉग सी कांट डू द जजमेंट बिटवीन इन रोड एंड फुटपाथ। तो यहाँ जजमेंट करने के लिए उसको क्या है चाहिए, कौन सी कंडीशन हो गई, जो जजमेंट नहीं कर पा रही वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग था जो बहुत ज़्यादा गहरा और डार्क हो चुका था। ऐसे ही ग्रामर के पार्ट में आते हैं। तो ये ग्रामर वाला जो पोर्शन है आपके बुक में दिया हुआ है, इसको हमको सेंटेंस में बनाना है कि आपके टीचर ने ऐसा कहा। तो द टीचर सैड राइट योर नेम ऑन द बोर्ड, इट इज़ गिवन इन द एग्जाम्पल, ओके। The teacher said, come here. The teacher said, bring your notebook here. The teacher said, please give me your pen. The teacher said, stand up and stand up on the bench. And the teacher said, please take your seat. The teacher said, clean the board. The teacher said, call him here. And the last one is, the teacher said, don't be late. So this all kind of the word called imperative sentence, यहाँ पे आज्ञा, ठीक है, आदेश या फिर रिक्वेस्ट किया जाता होगा, ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अर्ज, ओके। सो इन दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य। अब यहाँ पे सेकंड वाले में उसी को देखना है कि आदेशात्मक वाक्य को हमको अपने घर में जाके अपने मॉम को सुनाना है कि हमारे स्कूल में हमारे टीचर ने ऐसे ऐसे आदेश दिया। यानी जब आपके टीचर और आपके बीच की बात को अब आपको किसी तीसरे को सुनाना है, तो जहाँ पे आप टीचर और आपके बीच में बात हुई तो डायरेक्टली बात हुई, तो इस कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब आप इसको जाके घर पे अपने मॉम को सुनाएंगे तो वो इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि आपके और टीचर के बीच में जो बात हुई है उसको जाके आप घर पे सुनाने वाले हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं, लेकिन इसको बनाने का ये तरीका एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस में होगा। दूसरा, वर्ब के पहले हमको टू लगाना है। और तीसरा,
सैड जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर में या रिक्वेस्ट में। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो ऑर्डर लिखेंगे या फिर रिक्वेस्ट लिखेंगे। कैसे होगा ये देखते हैं आगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वही जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस या अर्ज होता है। तो वो सैड जो है या सैड टू जो होता है वहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में या ऑर्डर में, एडवाइस में या अर्ज में, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। तो पहला एग्जांपल दिया हुआ, द टीचर सैड राइट योर नेम ऑन द बोर्ड। तो इसको आपके एग्जांपल में दिया हुआ, द टीचर ऑर्डर्ड मी, उन्होंने ऑर्डर किया था, आदेश दिया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड मी टू राइट। यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, टू माई नेम ऑन द बोर्ड। किसको बोला था, मुझे बोला था, तो क्या लिखेंगे, माई नेम। यहाँ योर नेम, टीचर और आपके बीच बात हुई थी, टीचर ने योर बोला मतलब आपको बोला था, लेकिन आप अपनी मॉम को सुना रहे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई नेम ऑन द बोर्ड, क्योंकि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। द टीचर सैड कम हियर, तो इसका आंसर हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी। ठीक है, ऑर्डर किया था उन्होंने, टू कम, टू लग गया वर्ब के पहले, और हियर की जगह में हो जाएगा देयर, क्योंकि हियर जो था वो क्लासरूम में था, लेकिन देयर आप किसको सुना रहे हैं, आपकी मॉम को सुना रहे हैं, तो देयर बोलेंगे ना, वहाँ। ठीक है, टीचर सैड ब्रिंग योर नोटबुक, सो इट्स काइंड ऑफ द ऑर्डर, द टीचर ऑर्डर मी टू ब्रिंग माई नोटबुक देयर, नॉट हियर। ओके, देयर क्योंकि वो क्लासरूम था और आप उसको सुना रहे हैं। द टीचर सैड प्लीज़ गिव मी योर पेन, सो इट्स बिकम द टीचर रिक्वेस्टेड मी। यहाँ पे रिक्वेस्ट, प्लीज़ आ गया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम या हर अकॉर्डिंग टू योर टीचर। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया टीचर मेल है या फीमेल, तो हमने दोनों लिख दिया। हिम होगा कब, जब वो टीचर मेल होंगे, हर होगा जब वो फीमेल होंगे। माइन पेन, मेरा पेन, योर पेन था ना, तो माइन पेन। अगेन यहाँ आते हैं, द टीचर सैड स्टैंड अप ऑन द बेंच, इट्स ऑर्डर, सो द टीचर ऑर्डर टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। द टीचर सैड प्लीज टेक योर सीट, इट्स अ रिक्वेस्ट, सो टीचर requested me to take my seat. The teacher said clean the board, so it's become the teacher ordered me to clean the board. The teacher said call him here, so it's become the teacher ordered me to call him there. Fine. The teacher said don't be late, so the teacher ordered me not to be late. यहाँ don't था ना, do plus not. ओके, तो नॉट पहले आ जाता है टू के, सो द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू बी लेट। फाइन। ओके, यहाँ पे आते हैं, हमको एक मैप दिया हुआ है आपकी बुक में, ये बहुत अच्छे से दिखेगा। यहाँ हो सकता है आपको नहीं दिखाई देगा, तो हमको एक हमारा दोस्त है रमेश, जो क्या है रेलवे स्टेशन से उसको जाना है बीटीआई कैंपस में। अब उसको हमको क्या बताना है, इसी मैप के अकॉर्डिंग उसको रास्ता बताना है कि वो कैसे जाएगा। तो रेलवे स्टेशन से निकलेगा, फाफाडी चौक से होते हुए जो है शास्त्री चौक से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, घड़ी चौक में। वहाँ से क्या करेगा, लेफ़्ट में मुड़ेगा, भगत सिंह चौक तक जाएगा, भगत सिंह चौक से फिर वो राइट में मुड़ेगा और फिर शंकर नगर चौक तक जाएगा। शंकर नगर चौक से वो क्या करेगा, अब राइट में फिर मुड़ जाएगा और अशोक टावर से होते हुए आगे अवंती विहार रोड में जाते जाएगा, तो उसको लेफ़्ट साइड में बीटीआई कैंपस जहाँ उसको जाना है वो मिलेगा। तो मैप देख के हमको समझ आ गया, इसी को हमको लिखना है। तो चलो इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। रमेश, व्हेन यू कम आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन जस्ट गो स्ट्रेट। जब रेलवे स्टेशन से निकलो तो सीधा चलो, कहाँ तक चलो, यू हैव टू गो स्ट्रेट अप टू घड़ी चौक। घड़ी चौक तक स्ट्रेट जाना है, जहाँ आपको बीच में फाफाडी चौक और शक्ति चौक मिलेगा। उसके बाद देन यू हैव टू टेक लेफ़्ट, वहाँ से लेफ़्ट लेना है, भगत सिंह चौक तक जाना है, एंड देयर टेक राइट टर्न टू द शंकर नगर चौक। वहाँ से शंकर नगर चौक के लिए राइट लेना है। फिर फ्रॉम शंकर नगर चौक यू हैव टू राइट टर्न, शंकर नगर चौक से भी आपको राइट टर्न लेना है और स्ट्रेट जाना है अवंती विहार रोड में, जहाँ पर आपको बीटीआई कैंपस जो है लेफ़्ट साइड में आपके मिलेगा। किसके जस्ट बाद, अशोका टावर के बाद। तो इस तरीके से मैप के हेल्प से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ हमको राइटिंग स्किल यूज़ करना है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं, कैन या वॉकिंग स्टिक, डार्क ग्लासेस या टैप रिकॉर्ड। जो ब्लाइंड पर्सन है इसको यूज़ करते हैं, तो क्यों इसको यूज़ करते हैं हमको इसके बारे में लिखना है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते हैं उनके हेल्प के लिए, खुद के लिए। तो चलो देखते हैं कैन का यूज़ किसके लिए किया जाता है। दिस इज़ हेल्पिंग हिम टू अंडरस्टैंड द वे एंड सम अनवांटेड मटेरियल इन फ्रंट ऑफ देम। तो जो स्टिक होती है वो सामने आने वाले अनवांटेड मटेरियल है उसके रास्ते को जानने में मदद करती है। वैसे ही डार्क ग्लासेस जो होती हैं उनकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं डस्ट से, उनको तो दिखाई नहीं देता, कोई अनवांटेड चीज़ उनकी आँख में घुस सकती है ना। वैसे ही टैप रिकॉर्ड जो होता है उनको मदद करता है किसी की आवाज़ को रिकॉर्ड करने में, ताकि वो बाद में फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। हो सकता है सबूत के रूप में, हो सकता है उसकी आवाज़ को पहचानने के लिए, और किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही बेल ऑन द कैन एंड द वॉकिंग स्टिक, जो छड़ी होती है उसमें एक बेल लगा होता है, रिंग, ठीक है, ताकि वो उसको बजाते जाते हैं और सामने वाले को आगाह करते हैं कि सामने से हट जाए। तो देख के भी सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि अंदर है, तो उसको मदद करता है, हेल्प करता है और सामने से हट जाते हैं। तो इस तरीके से और कई मटेरियल हो सकते हैं, आप इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं फॉग कैसे अफेक्ट करता है विजिबिलिटी को, और क्या कारण है कि फॉग के कारण हमको देखना बंद हो जाता है। तो ऐसे कोई इंसिडेंट लिखिए जो आपने कभी पढ़े हों या सुने हों या आपके साथ घटित हुआ हो। तो पहला देख लेते हैं फॉग कैसे अफेक्ट करता है विजिबिलिटी को। ठीक है, फॉग अफेक्टेड द विजिबिलिटी बिकॉज व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द fog, the molecule present in the fog scatter the light rays in a many direction, and the light can travel in a straight line as well as it can't reach so far. So the objects are not visible to us clearly or the permanently disabled. कोई भी चीज़ हम लोग तभी देख सकते हैं जब उससे टकरा के प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचे। लेकिन फॉग के कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है, तो जो लाइट आती है वो चारों तरफ बिखर जाती, हमारी आंखों तक ही नहीं पहुंच पाती। तो जब लाइट हमारे तक नहीं आएगा तो सामने वाली चीज़ क्या हमको दिखाई देगी, नहीं। यही होता है फॉग के कंडीशन में, इसलिए जो चीज़ें होती हैं वो डिसअपियर्ड या फिर हमको दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती हैं, सिर्फ आभास हो पाता है। तो ये एक इंसिडेंट लिख सकते हैं हम, जैसे जो न्यूज़पेपर में दिया है, आई रीड एन इंसिडेंट दैट ऑन अ न्यूज़पेपर दैट ड्यू टू द हैवी फॉग इन द दिल्ली many times flights are cancelled in the month of January. जनवरी के मंथ पे दिल्ली पे बहुत सारे फ़्लाइट कैंसल्ड हो जाते हैं क्योंकि फॉग वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा रहता है। तो ये इंसिडेंट हमने न्यूज़पेपर से लिया हुआ। वैसे ही कंसल्ट द डिक्शनरी एंड फाइंड द 2 मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो एक वर्ड के 2 मीनिंग हो सकते हैं। तो देखते हैं लेड का क्या मतलब हो सकता है। एक तो होता है लीड, जब पढ़ेंगे तो फॉरवर्ड में सामने चलने वाला, और दूसरा होता है लेड यानी मेटल है एक टाइप का। वैसे ही पैन यानी किचनवेयर या फिर स्केल। किचनवेयर मतलब पैन, कढ़ाई वगैरह को बोल सकते हैं, बर्तन होता है, और एक होता है स्केल, पैन यानी तराजू का पलड़ा। फॉग मतलब होता है स्मोक यानी धुआं, या फॉग मतलब होता है शैड यानी उसकी परछाई या छाँव। प्लेस मतलब होता है स्पेस या फिर किसी का पोस्ट, यानी कौन से भी पोस्ट पे हो आप, बोलते हैं ना कौन सी प्लेस पे हो आप, डेजिग्नेशन वगैरह, तो वो प्लेस भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जजमेंट का 2 मतलब होता है, एक डिसीजन यानी निर्णय करना, एक फेयरनेस यानी जो है क्या करना, दोनों के बीच में सही क्या करना, फैसला करना, फेयरनेस होना वहाँ पे, है ना। वैसे ही फॉलो का मतलब होता है अडेयर या फिर गिव चेस, किसी का पीछा करना या किसी का अनुसरण करना। अडेयर मतलब होता है अनुसरण करना। ट्रस्ट करना यानी की फेथ, किसी पे विश्वास करना है। और एक ट्रस्ट का मतलब होता है न्यास, यानी एक प्रॉपर्टी को बोला जाता है न्यास। ब्लाइंड यानी साइटलेस, जिसको दिखाई नहीं देता, या थॉटलेस यानी जिसका दिमाग ही काम नहीं करता, मूर्ख व्यक्ति बोल सकते हैं जिसको। डम यानी वॉइसलेस, जो बोल नहीं सकता, या फिर स्टूपिड, मूर्ख व्यक्ति। पेशेंट यानी जो इंजर्ड होता है, जिसको चोट लगी होती है, उसको बोल सकते हैं। या फिर जो किसी भी बात को टॉलरेट करता है, जिसमें सहने की क्षमता अधिक होती है, जिसमें टॉलरेंट अधिक होता है। एक्टिविटी पे आते हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटी में देखते हैं, हमको पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं जो आपको पेज नंबर 155 में आपकी बुक के पीछे में मिल जाएगी। तो एक्टिविटी पढ़ते हैं।
One day when I was 5, I went to a local park with my mom. While I was playing in the sandbox, I noticed a boy about my age in a wheelchair. I went over to him and asked if he could play with me. Since I was only 5, I couldn't understand why he couldn't just get in the sandbox and play with me. एक बार की बात है, जब मैं 5 साल की थी तो मैं अपनी मॉम के साथ में एक लोकल पार्क में गई। वहाँ पे मैं सैंड बॉक्स जो होता है ना, जहाँ पे सैंड इकट्ठा होता है स्क्वायर के अंदर पे, वहाँ पे मैं खेल रही थी। तो मैंने एक नोटिस किया, जो एक बच्चा था वो व्हील चेयर में बैठा हुआ था। मैं उसने बोलती हूँ कि चलो मेरे साथ खेलना, बट वो मेरे साथ खेलने नहीं जाता। 5 साल की थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया वो क्यों मेरे साथ नहीं जाना चाहता। तो मैंने उसके साथ में बहुत देर तक बात की और उसको बोला कि चलो खेलते हैं। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक बकेट था, उसको मैंने फ़ील किया और उसको लेके उसकी गोद पे, लैप पे जाके उस सैंड को पलट दिया। और देन आई ग्रैब्ड सम टॉयज़ एंड पुट देम इनटू हिज लैप। और कुछ टॉय पकड़े और उसके लैप पे यानी गोद पे रख दिया। माई मॉम रस्ड ओवर सैड, लूसी वाई डिड यू डू दैट। तो ऐसा देखते ही जो मेरी मॉम थी वो दौड़ते हुए आई और बोलती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? आई लुक्ड एट हर एंड रिप्लाइड, ही कुडंट प्ले इन द सैंड विथ मी, सो आई बॉट द सैंड टू हिम, नाउ वी कैन प्ले इन द सैंड टुगेदर। तो वो बोलती है, 5 साल की बच्ची थी तो वो तो छोटी बच्ची होती है, वो बोलती है कि मैंने सैंड वहाँ जा नहीं सकता, तो मैंने सीधा सैंड लाया इसके पास और खेलने के लिए इसको दे दी। ठीक, तो चलिए इसकी एक्टिविटी करते हैं। यहाँ बहुत सारे पिक्चर आपको दिए हुए हैं, तो इसको हमको सीक्वेंस में जमाना है। तो पहले कौन सा आएगा, वो पार्क में जाती है। दूसरा, वो सैंड बॉक्स में खेलती है। तीसरा, जब वो खेलती रहती है तो एक बच्चे को देखती है जो व्हील चेयर पर होता है। फोर्थ, जब आता है तो उससे बात करने के लिए बैठ जाती है। ठीक है। पांचवा, उस बकेट को लेती है जो खाली होता है, फिर बकेट को फील करती है। ठीक है, फील कर रही है। बकेट जब फील हो जाता है तो वो उसको लेके उसके पास पहुंच जाती है, उसकी गोद में डाल देती है और फिर लास्ट में कुछ टॉयस उसमें डाल देती है। तो इस तरीके से सीक्वेंस ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, इसको हमको फील करना है। ठीक है, उसी एक्टिविटी के बेस पे द गर्ल नोटिस अ बॉय इन अ व्हील चेयर। किस में नोटिस की? व्हील चेयर में था वो। द गर्ल वेंट टू अ लोकल पार्क में जाती है, लोकल पार्क में। द गर्ल्स प्ले इन द सैंड बॉक्स। फोर्थ देखते हैं, द गर्ल फिल्ड द बकेट विथ सैंड। बकेट को किससे फिल करती है? सैंड से। द गर्ल डैम्प द सैंड इन द बॉयज़ लैप, उसके गोद में डाल देती है। द ब्लैंक पुट सम टॉय इन बॉयज़ लैप, तो वो गर्ल यानी लूसी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। 7, द ब्लैंक बॉय सैड ही कुडंट प्ले। बॉय बोलता है मैं खेल नहीं सकता, तो गर्ल क्या बोलती है? गर्ल आस्क टू द बॉय कुड यू प्ले विथ मी। तो ये क्या हो जाएगा? बॉय यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देखो, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। इसमें दिया हुआ ये है कि एक बच्ची है या बच्चा है जो अपने फ्रेंड के साथ में आपको करना है, उसके आँख को बांध देना है, ब्लाइंड फोल्ड कर देना है और उसके सामने कुछ चीज़ें रख देनी है और वो छू के बताए कि ये क्या है। तो ये एक्टिविटी है जिसमें आप जो है बिग, लॉन्ग, प्लास्टिक, स्मॉल, थिन, मेटल, सिलेंडर, ये सब चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है टाइम देना है 30 से 60 सेकंड का और आपको उसमें पता करना है। तो ये आप अपने ग्रुप में करेंगे, ये एक्टिविटी आप अपने ग्रुप में कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखो डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो पहले देखो विजुअल इम्पेयर्ड, मतलब जो देख नहीं सकते, तो उनको क्या हो सकता है? विजुअल मूवमेंट, ट्रैवलिंग, एक्चुअल विजुअलाइजेशन इन अ वेरी डिफ़िकल्ट टू दैम। तो उनके लिए क्या डिफ़िकल्ट हो सकता है? आगे बढ़ना, मूव करना, चलना फिरना, ट्रैवलिंग करना और कुछ ही चीज़ को इमेजिन करना, सच्चाई का उसको, है ना। हियरिंग जिनका होता है, जो सुन नहीं सकते, दूसरा वाला देखते हैं, दे कांट हियर एंड इम्पॉर्टेंट अनाउंस फॉर द क्विक रिस्पॉन्स। वो अचानक से कोई क्विक रिस्पॉन्स के लिए हम लोग अगर कोई अनाउंसमेंट होता है तो वो सुन नहीं पाते, जो उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। वैसे ही थर्ड देखो, पोलियो अफेक्टेड, जिनमें पैर जो है अफेक्टेड हो जाता है, तो वो क्या है? फास्ट मूव नहीं कर सकते और साथ ही साथ इनको डिफ़िकल्टीज़ होती है ट्रैवलिंग वगैरह में। वैसे ही फोर्थ देखो, जिनका मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिनका दिमाग जो है सही से काम नहीं करता, तो दे मे फेस यूजुअल डेंजर्स।
थिंग्स विच दे डोंट अंडरस्टैंड, यानी वो बहुत सी चीज़ों को नहीं समझ पाते जो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वो प्रोजेक्ट था। अब आते हैं प्रोवर्ब में, अ स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9, यानी इसका मतलब होता है समय रहते ही कोई चीज़ को अगर सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, तो प्रॉब्लम जो है बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है, जिसको हम लोग बहुत कम खर्च में या बिना किसी बड़े परेशानी के सॉल्व कर सकते हैं। तो सेंटेंस बनाना है इसी में, तो मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप और बना सकते हैं। जैसे रिसॉल्व अ स्मॉल प्रॉब्लम और टाइम में प्रिवेंट अ बिग ट्रबल। इट्स लाइक अ ओल्ड सेइंग, अ स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9, यानी स्मॉल प्रॉब्लम को समय रहते ही ख़त्म कर दो, नहीं तो ये बिग प्रॉब्लम में बदल जाएगा। ये बहुत पुरानी कहावत है कि स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9। वैसे ही it seemed that something wrong with my car, it's better to get it check up as a stitch in a time saves 9। तो ये दो हमने सेंटेंस बनाए हुए हैं, आप अपने जितने बना सकते हैं उतना बनाते जाइएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए, काफ़ी मेहनत लगती है इतना करने में। तो बने रहिए, keep looking my videos and stay safe. Goodbye.